नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा। देखिए, संज्ञा व्याकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो संज्ञा किसे कहते हैं, यानी संज्ञा शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान कराने वाला, अर्थात जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हो। अब किसके बारे में ज्ञान प्राप्त हो? किसी वस्तु का, किसी प्राणी का, किसी स्थान का, या किसी के गुण या भाव के नाम का ज्ञान हमें जहाँ से मिले उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। तो संज्ञा शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान कराने वाला। और इसकी परिभाषा क्या है कि किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को का जो ज्ञान कराए या जो नाम है उसको हम क्या कहते हैं? उस नाम को संज्ञा कहते हैं। अब बात करते हैं संज्ञा के भेदों की। देखिए, संज्ञा के मूलतः हिंदी व्याकरण के अंतर्गत 3 ही भेद माने जाते हैं। कौन कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन वर्तमान समय में अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव स्वरूप 2 अन्य भेदों को भी शामिल किया गया है, जो है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो हिंदी व्याकरण में मूलतः 3 भेद हैं, लेकिन वर्तमान समय में अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव स्वरूप अगर हम कहें तो 2 भेद और माने गए हैं। तो अतः कुल यहाँ पर क्या है? संज्ञा के 5 भेदों की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। तो आइए इन 5 भेदों के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो संज्ञा का पहला भेद कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी ये कौन से शब्द हैं? संज्ञा शब्द कौन से हैं? जो प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध करवाए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर सभी जो स्त्री और पुरुष हैं उनके नाम इसमें आ सकते हैं। जैसे हम कहें राम, सीता। इसके साथ दिशाओं का जो ज्ञान कराए, सबसे पहले तो यहाँ जो व्यक्ति के नाम का ज्ञान कराए वो पुरुष भी हो सकती हैं, स्त्री भी हो सकती हैं। जैसे पुरुष है राम और सीता है स्त्री। इसी तरह दिशाओं के नाम का जो बोध कराए, दिशाओं के नाम जैसे पूर्व दिशा है, पश्चिम दिशा है। इसी तरह देशों के नाम, यानी जिन देशों के नाम का हमें पता चलता है, जैसे भारत है, चीन है, तो ये जो नाम है ये क्या है? ये संज्ञा शब्द है। इसके साथ साथ यहाँ पर नदियों के नाम आ सकते हैं, जैसे गंगा है, यमुना है। नदियों के नाम के साथ साथ हम यहाँ पर सागरों के नाम भी डाल सकते हैं। सागरों के नाम कौन से हैं? जैसे अरब सागर है, हिंद महासागर है। या पर्वतों के नाम, जैसे पर्वत कौन से हैं? हिमालय पर्वत है, अरावली पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर नगरों के नाम, शहरों के नाम भी आ सकते हैं। समाचार पत्रों के नाम भी आ सकते हैं। तो इस प्रकार जिससे भी समाचार पत्र क्या है? वस्तु है। यहाँ पर राम और सीता क्या है? प्राणी है। जो अगर हम नगरों की बात कर रहे हैं तो ये क्या है? स्थान है। इसी तरह पुस्तकों के नाम भी आ सकते हैं, जैसे रामायण, गीता, बाइबल, ये नाम भी इसमें आ सकते हैं। महीनों के नाम भी आते हैं। महीने कौन कौन से महीने? जो जनवरी, फरवरी। इसके साथ त्योहारों के नाम आ सकते हैं। तो जहाँ पर भी किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध जिस शब्द से हमें होता है वो कौन सा शब्द है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये आपको ध्यान में रखना है। इनके उदाहरण में आप इनमें से किसी को भी उदाहरण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा संज्ञा का भेद है जातिवाचक संज्ञा। देखिए, जिन संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति, वर्ग या समुदाय का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि संपूर्ण जाति, संपूर्ण वर्ग, संपूर्ण समुदाय का बोध हो। यानी यहाँ पर किसी एक की बात नहीं हो रही, संपूर्ण जाति की बात हो रही है। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण के रूप में देख सकते हैं पशु, यानी पशुओं के बारे में अगर कोई बात कहे, किसी पक्षी की अगर बात चले, जैसे मान लीजिए बगुला बहुत शांत प्राणी है या बगुला बहुत शांत पक्षी है, तो वो केवल एक बगुला नहीं, वो बगुला जाति का जो पक्षी है वो सभी का स्वभाव ही शांत है। या इसके साथ खिलाड़ी या फल, फूल, ये क्या है?
जैसे हम ये कहें संतरा बहुत मीठा है, तो संतरे का जो फल है उसकी जाति कैसी है, या वो खट्टा फल है तो वो जाति कैसी है, खट्टे फलों की जाति है। तो वो पूर्ण जाति का बोध करवा रहा है। नींबू का रस खट्टा है, तो केवल एक नींबू का रस खट्टा थोड़ी है, सारे ही नींबू किस जाति से जुड़े हैं, खट्टे जाति या खट्टा। उस फल की विशेषता क्या है या उसमें गुण क्या है कि वो क्या है, खट्टा है या खटाई लिए हुए है। इसी प्रकार अगर हम किसी कवि की बात करें, किसी लेखक की बात करें, तो वो भी किस में आ जाएगा, वो लेखक केवल एक लेखक नहीं, लेखक जो जाति है, लेखक जो सारी लिखने वाले हैं वो उसमें शामिल हो जाते हैं। यहाँ पर भीड़ भी हो सकती है, सेना भी हो सकती है। यानी हम ये कहें हमारी सेना का सिपाही बहादुर है, तो हमारी सेना का सिपाही, सेना में कोई एक सिपाही तो नहीं है, या हमारी सेना बहादुर है, तो यहाँ कोई एक सिपाही ना होकर हमारी पूरी सेना के जितने भी सिपाही हैं सबकी बहादुरी की बात की जा रही है। तो ये जो जाति है ये ध्यान में रखना है कि संपूर्णता का भाव इसमें होता है। संपूर्ण जाति, संपूर्ण वर्ग, संपूर्ण समुदाय का हमें बोध इससे होता है। जैसे फल किस समुदाय से जुड़ा हुआ है या किस वर्ग से जुड़ा हुआ है, कि खट्टे फलों में कौन कौन से आते हैं, जैसे संतरा है, नींबू है, मौसम्बी है, ये किस वर्ग में आ जाएंगे, ये खट्टे फलों के वर्ग में आ जाएंगे। तो ऐसे ही जहाँ पर एक की बात नहीं बल्कि संपूर्णता के भाव को लेकर जिस की बात की जाए या जिस शब्द से हमें उसका पता चले उसे क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का तीसरा भेद क्या है, भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था और भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर व्यक्ति, वस्तु और स्थान तीनों के गुणों का, उसमें दोषों का, किस धर्म से जुड़ा है, किस अवस्था में है, या उसमें कौन सा भाव प्रकट हो रहा है, ये जहाँ पर हमें ज्ञात होता है उसे, उन शब्दों को हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए भाववाचक संज्ञा की रचना 5 प्रकार से होती है। पहला यहाँ पर क्या है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा की रचना। तो आप यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा से किसकी संरचना हो रही है, किसकी रचना हो रही है, भाववाचक संज्ञा की। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लीजिए वीर, वीर क्या है, वीरता का भाव, यहाँ पर भाव की बात कर रहे हैं, वीरता का भाव, इसकी अगर हम कहें तो जाति कौन सी, वीरों की जाति। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा कैसे आई, वीर का भाव क्या है, यहाँ पर वीरता। तो ये वीरता का भाव प्रत्येक वीर के मन में है। यहाँ इसी प्रकार जैसे हम कहें मित्र, मित्र का भाव क्या है, मित्रता। तो ये क्या है, जाति बता रही है, उस व्यक्ति वो जिस जाति से मित्र यानी उसका स्वभाव कैसा है, मित्रवत स्वभाव है। तो मित्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, मित्रता से, मित्र से कौन सी भावना उत्पन्न हो रही है, मित्रता की भावना। दूसरा क्या है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा की रचना जैसे होती है, या जब इस शब्द को बनाया जाता है तब जैसे सर्वनाम कौन से हुए, जैसे आप क्या है, सर्वनाम, इससे क्या कौन सा भाव आएगा, आपा। या फिर हम अगर कहें अहम का भाव है, अहम जो है वो क्या है, सर्वनाम है, इससे भाव कौन सा आएगा, अहंकार का भाव। इसी प्रकार अगर और देखें, जैसे निज यानी जो निजवाचक हमने सर्वनाम किया था, निज यानी अपना, खुद का, तो इसमें कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है, निजता का भाव। तो ये क्या है, ये सर्वनाम से उत्पन्न संज्ञा, और कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार विशेषण शब्दों से जो भाववाचक संज्ञा बनती है, यानी विशेषता से, जैसे विशेषण क्या है, मीठा, मीठा क्या है, विशेषता है किसी भी मिठाई की, किसी भी पदार्थ की जो हम खा रहे हैं, तो मीठा से कौन सा भाव आ रहा है, मिठास। तो यहाँ पर विशेषण क्या है, मीठा है, और मीठा से भाववाचक कौन सा बना, मिठास। इसी प्रकार से अन्य भी हम देख सकते हैं, जैसे विशेषण यहाँ पर क्या है, भयानक, कि मैंने एक भयानक दृश्य देखा। तो भयानक जब दृश्य देखा, उस दृश्य की विशेषता क्या है कि वो भयानक है, तो कौन सा भाव उत्पन्न हुआ, भय, यानी मैं डर गई, तो मेरे मन में कौन सा भाव आया,
भय, डर का भाव। तो ये किससे उत्पन्न हुई भाव, ये भाववाचक संज्ञा किससे आई, विशेषण शब्द से उत्पन्न हुई। इसी प्रकार अगर अव्यय शब्द की हम बात करें, अव्यय, अव्यय का मतलब है जो व्यय ना हो, व्यय का मतलब जो नष्ट ना हो, जिनमें परिवर्तन ना हो, जिनमें बदलाव ना आए, किसके कारण, किसी भी काल, क्रिया या अन्य विशेषण या अन्य किसी भी शब्द का प्रभाव इस पर ना पड़े, ये वो शब्द होते हैं अव्यय। जैसे अगर हम कहें दूर, दूर क्या है, अव्यय शब्द है, इसकी अगर भाववाचक संज्ञा हम बनाएंगे तो क्या होगा, दूरी। तो यहाँ दूर से क्या मतलब है, क्या भाव है, दूरी का भाव आ रहा है। जैसे नीचे, नीचे का भाव क्या है, नीचाई, नीचाई। ये आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, अगर आप इसे एक बार पढ़ लेंगे तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। इसी की तरह अगर हम कहें धिक, धिक, धिक क्या है, ये शब्द अव्यय शब्द है, इसको अगर हम भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा, धिक्कार, धिक्कार। तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा यहाँ पर उत्पन्न हो रही है, किससे हो रही है, अव्यय शब्द से। उसी प्रकार क्रिया शब्दों से जो भाववाचक शब्द बनते हैं, क्रिया, जैसे हंसना, हंसना क्या है, क्रिया है, तो इसका भाव क्या है, हंसी, हंसी। तो यहाँ पर इसी प्रकार से जैसे गाना, गाने का भाव क्या है, गान, कौन सी संज्ञा बनेगी, गान। उसी प्रकार अगर मैं कहूँ लिखना तो लिखाई, भूलना, भूल। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। जैसे सजाना, सजाना क्रिया है, सजा रहे हैं हम किसी को, तो जो सजा रहे हैं उसका क्या हो रही है, सजावट। जिसको हम सजा रहे हैं उसमें से कौन सी भाव आ रहे हैं, सजावट का भाव आ रहा है, यानी वो सजाई जा रही है। इसी प्रकार जैसे सीना, हम किसी चीज़ को सीलते हैं, सीना, जोड़ रहे हैं, सील रहे हैं, तो सीना से कौन सा भाव आ रहा है यहाँ पर, सिलाई। सीना क्या है, क्रिया है, क्रिया शब्द क्या है, सीना, और इससे भाव वाचक संज्ञा कौन सी बन रही है, सिलाई की। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि भाववाचक संज्ञा क्या है और ये कैसे 5 प्रकार से हम इसको बना सकते हैं, या कैसे इसके रचना के 5 प्रकार है। जाति वाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, विशेषण शब्दों से, अव्यय शब्दों से और क्रिया शब्दों से किस प्रकार भाववाचक संज्ञा की रचना हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की। देखिए, जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक है उनको हिंदी में जातिवाचक में ही शामिल कर लिया जाता है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत, लेकिन क्योंकि अंग्रेजी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है इसीलिए ये 2 भेद और माने गए हैं। कुछ पुस्तकों में दिए होते, कहीं कहीं नहीं भी दिए होते, तो मूलतः संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं। लेकिन क्योंकि हम विस्तार से इस विषय को देख रहे हैं तो हमें ये भेद भी पता होने चाहिए। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य क्या होता है, द्रव्य का अर्थ होता है कोई भी पदार्थ या वस्तु। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इनका प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। यहाँ पर अगर हम कहें कि 2 किलो दूध, अगर हम यहाँ पर दूध की बात कर रहे हैं कि दूध, दूध शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया, यहाँ पर उसका जो भार है उसमें बदलाव आ जाएगा, 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो, लेकिन इस शब्द में कोई बदलाव नहीं आएगा, दूध ये एक वचन ही रहेगा। इसी तरह मैं कह सकती हूँ कि 4 मीटर कपड़ा, मीटर कपड़ा, तो यहाँ पर कपड़ा इसमें नहीं आ रहा, 10 मीटर कपड़ा, 4 मीटर कपड़ा, तो हम यहाँ पर इस कपड़े की लंबाई नाप रहे हैं, उसमें बदलाव आ रहा है, लेकिन कपड़ा एक वचन में ही रहेगा। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो द्रव्यवाचक संज्ञा है उसमें हमेशा एक वचन ही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कौन से हैं, जो किसी पदार्थ का बोध करवाएं, किसी वस्तु का बोध करवाएं, जैसे पीतल है, दाल है, पानी है, चांदी है, ये सब क्या है, द्रव्य में आते हैं। तांबा है, तेल, घी, जहाँ इनकी बात होती है वहाँ पर कौन सी संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे पीतल के बर्तन बहुत महंगे हो गए हैं, तो पीतल, पीतल क्या है, यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा है। या मैं कहूँ कि ज़्यादा पानी मत बहाओ, तो क्या मत बहाओ, पानी, पानी क्या है, द्रव्य है यहाँ पर। या
अगर ये वाक्य आ जाए कि चांदी का दाम सोने से कम होता है, तो यहाँ पर क्या है, चांदी और सोना, ये भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जहाँ पर भी वस्तु पदार्थ की बात की जाए वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा की अगर बात करें तो जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। हिंदी व्याकरण के आधार पर अगर हम देखें तो हम इसे जातिवाचक संज्ञा में कर चुके हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव स्वरूप हम संज्ञा के इस भेद को भी शामिल करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का जब बोध हमें होता है, जैसे अगर कहें सेना है, सभी लोग समान है, यहाँ पर परिवार है, परिवार, इसके साथ साथ अगर मैं कहूँ कोई संघ है या कोई गुच्छा है, गुच्छा किसका, फूलों का गुच्छा हो सकता है, चाबियों का गुच्छा हो सकता है, तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा आएगी, समूहवाचक संज्ञा। उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं कि अतिथि को फूलों का गुच्छा भेंट किया गया, क्या किया गया, फूलों का गुच्छा, यानी समूहवाचक। एक फूल, दो फूल, चार फूल नहीं है, यहाँ पर गुच्छा है यानी समूह है। या मैंने चाबियों का गुच्छा टंगा दिया है या चाबियों का गुच्छा माता जी को दे दिया है, तो इस तरह से चाबियां उसमें अनेक हैं। इसी प्रकार संघ जो शब्द है ये भी समूह को दिखा रहा है, परिवार भी समूह है, सेना भी समूह है। तो जहाँ पर समूह की बात आए, जैसे गायों का झुंड अचानक दौड़ने लगा, तो एक गाय नहीं है, अनेक गायें हैं। झुंड किसका प्रतीक है, यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा का प्रतीक है, क्योंकि गायें अनेक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारे जो समूहवाचक संज्ञा है ये जाति के व्यक्तियों, एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हमें इससे होता है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आज हमने जो संज्ञा किया है ये आपको बहुत अच्छे से ये आपको समझ में आया होगा और आपके लिए व्याकरण में उपयोगी सिद्ध हो, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।